नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है तैयारी? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? स्वागत है आप सभी लोगों का समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुए हैं जो आपके पेपर 6 से रिलेटेड है, जो कृषकों की आय से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए आज का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आज का हमारा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कृषकों की आय दोगुना करने के लिए प्रदेश सरकार क्या प्रयास कर रही है एवं चुनौतियां क्या है, स्पष्ट करें। मतलब इसमें पहला जो है कि उत्तर प्रदेश कृषकों की आय को दोगुना करने के लिए क्या प्रयास कर रही है, और फिर कह रहा है कि इसमें चुनौतियां क्या आ रही हैं। तो आपको इसमें दो डायमेंशन है, दो डायमेंशन को कवर करना है। और इसको जो है आप लोग जब भी आप मेंस लिखिए तो मेंस परीक्षा में प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए। प्रश्न में 1 मिनट का समय दे लीजिए, क्योंकि यदि प्रश्न को आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं और हल्का फुल्का देख करके तुरंत आप आंसर राइटिंग करने लगेंगे तो विश्वास मानिए आप प्रश्न की जो डिमांड वो आप ठीक से पूरा नहीं कर पाएंगे। तो प्रश्न पढ़ करके एक माइंड मैप बनाने की जरूरत है कि भाई प्रश्न में पूछा क्या गया है, हमको किसको कैसे कैसे देना है, कैसे मतलब उसका चरण क्या है। तो एक माइंड मैप बना लीजिए, 1 से 1.5 मिनट लगेगा। लेकिन उसके बाद जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपके प्रश्न में जो है उत्तर लिखते समय भटकाव नहीं आएगा, आप अपने प्रश्न के ही इर्द गिर्द बने रहेंगे। और इससे क्या होता है कि आपको जो है एक अच्छा नंबर कम लिख करके भी अच्छा नंबर मिलता है। हमारे पास बहुत सी कॉपियां आती हैं, चूंकि हम कॉपी बहुत यूपीएससी में भी बच्चों की चेक करते हैं, टेस्ट सीरीज की, और पीसीएस में भी। तो बहुत से बच्चे बहुत ज्यादा लिख देते हैं लेकिन वो नंबर नहीं पाते, और बहुत बच्चे थोड़ा कम भी लिखते हैं लेकिन वो टू दी पॉइंट लिखते हैं, प्रश्न के अनुकूल लिखते हैं, जो प्रश्न की डिमांड है उसके साथ साथ वो चलते हैं। तो वो क्या होता है कि उनको नंबर भी मिलता है और वो परीक्षक पर एक अच्छा प्रभाव भी बनाते हैं। विश्वास करिए, हम ही जब कभी चेक करते हैं और एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन देखे और ये लग गया कि बच्चा केवल बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है, इसको आता नहीं है, पूछा कुछ जा रहा है लिख कुछ रहा है, तो बाद के क्वेश्चन को यदि उसने कुछ अच्छा भी लिखा है तो वो एक दिमाग में सेट हो जाता है कि गधा है, इसको कुछ नहीं आता है, तो उसकी जो मार्किंग है वो खराब हो जाती है। तो आप लोग इससे बचिएगा। प्रश्न लिखने से पहले जब भी आप कलम चलाइए तो आपके मन में एक माइंड मैप तो बन ही जाना चाहिए। और हम ये नहीं कहेंगे कि आप जा करके वहां लिखिए, क्योंकि लिखने में तो बहुत टाइम लगता है साइड में। आप माइंड मैप बना लीजिए और वो आपके लिए बहुत सफिशियंट है। यदि आप उतना करके लिखते हैं तो बहुत अच्छा करेंगे। तो चलिए, ये मेंस आंसर राइटिंग की कुछ बातें थी जो मैंने करी। अब आते हैं अपने प्रश्न पे। तो इस प्रश्न में दो भाग है। सबसे पहले कि कृषकों की आय को दुगना करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार क्या प्रयास कर रही है और चुनौतियां क्या है। तो सबसे पहले आप दिखा दीजिए कि उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है, मतलब आप जो इंट्रो देंगे उसमें आप दिखाइए कि उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है। 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य के कुल वर्किंग क्लास, देखिए वर्किंग क्लास का 59.3%, मतलब लगभग 60% लोग जो है वो कहाँ निर्भर है, तो वो कृषि पर निर्भर है। किंतु एनएसएसओ के सर्वे के अनुसार प्रदेश में करीब 23% कृषक जो है परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इस इंट्रो में आप ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि चूंकि उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, और आप बता रहे हैं कि अगर इसमें 100 लोग काम करने वाले हैं तो 100 लोगों में 60 लोग कहाँ काम कर रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो इससे क्या साबित होता है कि कृषि की उपयोगिता उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच कितनी है। मतलब वो एक तरीके से 60 लोगों के जीवन यापन का काम केवल कृषि कर रहा है। फिर आप दिखा रहे हैं एनएसएसओ का एक सर्वे है कि प्रदेश की करीब 23% जो कृषक परिवार हैं वो बीपीएल, बिलो टू पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि इतनी इतनी बड़ी जनसंख्या और कृषि प्रधान राज्य होने के बाद भी हमारे जो 23% परिवार हैं, कृषक परिवार हैं, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं।
तो वही आप एक इंट्रो में दिखा दिए। अब जो है प्रश्न में क्या कह रहा है कि आय को दुगना करने के लिए, तो आप इस पे उतर आइए कि कृषकों की आय को दुगना करने के लिए प्रदेश सरकार की रणनीति क्या है। कृषकों की आय को दुगना करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार 8 सूत्रीय कार्यक्रम का संचालन कर रही है, जो निम्न है। मतलब प्रदेश सरकार जो है 8 सूत्री कार्यक्रम चला रही है, और उस 8 सूत्री कार्यक्रम में क्या क्या है। सबसे पहला जो है इसमें पॉइंट है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना। आप देख रहे होंगे कि जो बुंदेलखंड का बेसिकली जो क्षेत्र है वो सूखा प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ वर्षा की बहुत कमी है। तो वहाँ प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, ताकि वहाँ की भूमि को भी उर्वर बनाया जाए। फिर मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर उर्वरकों के उपयोग को निर्धारित करना। देखिए इसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसमें ये कह रहा है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जैसे हमारा स्वास्थ्य कार्ड बनता है वैसे मिट्टी का भी स्वास्थ्य कार्ड बन रहा है। मतलब उसको चेक किया जा रहा है प्रयोगशाला में, और उस मिट्टी में देखा जा रहा है कि उस मिट्टी का एक तरीके से कंपोजिशन क्या है, मतलब उसमें किस उर्वरक की मात्रा प्रचुर मात्रा में है, किसकी वो मात्रा ठीक ठाक है, किसकी मात्रा कम है। तो जिसकी मात्रा कम है, मतलब जिसकी उपयोगिता है, उसी के उपयोग की बात की जा रही है। इससे तो दो फायदा होगा कि देखिए, एक तो जो हम अनावश्यक, सपोज करिए कि कहीं किसी की मिट्टी में यूरिया की पर्याप्त मात्रा है, हमको यूरिया डालना ही नहीं है, लेकिन हम मृदा की स्थिति को नहीं जान रहे हैं, तो हम यूरिया झोंके पड़े हुए हैं डालते जा रहे हैं, तो उससे जो है मिट्टी की गुणवत्ता तो खराब होती ही होती है, साथ ही साथ एक समय के बाद पैदावार पे भी बुरा असर पड़ता है। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर उर्वरकों के उपयोग को निर्धारित करना, कि मतलब अब हम चेक करेंगे और जिस उर्वरक की आवश्यकता होगी उसी का प्रयोग हम अपने खेतों में करेंगे। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा आप लोग देखें, फसल कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान को कम कर उत्पादन में वृद्धि करना। देखिए जब फसल पक के कट जाती है तो बहुत समय तक वो खेतों में पड़ी रहती है। उसी समय यदि बरसात हो गया, आंधी आ गई, तो और उसके बाद फिर उसकी मढ़ाई होती है, मढ़ाई होने के बाद फिर वो मार्केट में जाने लायक होता है। तो उसी ड्यूरेशन की बात कर रहा है कि वहां भी जो है फसल को सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। फिर अगला जो पॉइंट है, खेती के साथ साथ मत्स्य पालन, पशुपालन एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को भी बढ़ावा देने की बात हो रही है। देखिए ये सब जो ऐसे क्षेत्र हैं, मत्स्य पालन या पशुपालन, ये सब कृषि से संबंधित क्षेत्र हैं। कि अगर एक फार्मर है, वो गेहूं धान या जो भी क्रॉप है उसका उत्पादन कर रहा है, तो साथ साथ ये इनका भी प्रोडक्शन कर सकता है, मछली पाल सकता है, पशु पाल सकता है। तो ये प्रयास किया जा रहा है इस नीति के तहत। फिर आगे क्या है, खाद्य प्रसंस्करण हेतु निजी उद्यमियों के सहयोग से आधारभूत संरचनाओं का विकास। कि भाई जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है वैसे भी हमारे प्रदेश में अभी उस तरीके से नहीं है जैसे हरियाणा पंजाब में डेवलप है। तो प्रदेश सरकार क्या कर रही है, अपने स्तर पे तो प्रयास कर ही रही है कि हम जो है इस दिशा में प्रयास करें। साथ ही साथ चूंकि प्रदेश सरकार के पास वित्त की एक सीमा होती है, किसी भी सरकार के पास, यदि अपना सारा धन वहीं लगा देगी तो अन्य क्षेत्रों में कैसे विकास करेगी वो। तो उसका प्रयास है कि यहाँ जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों, जो उद्यमी हैं, उनको बुलाया जाए, उनको कुछ सब्सिडी दी जाए और उनसे प्रयास किया जाए कि वो इस क्षेत्र में अपना प्लांट लगाएं, अपना उद्योग स्थापित करें। तो वही इसमें कहा जा रहा है। फिर आगे क्या है कि अधिकांश किसानों को फसल बीमा के दायरे में लाकर उन्हें बीमा सुविधा का लाभ प्रदान करना। कि मतलब प्रदेश के जो मैक्सिमम किसान हैं उनके जो फसल है उनको बीमा के दायरे में लाया जाए। यदि बाढ़ से, सूखा से, आगजनी से या कोई भी विपदा से यदि उनकी फसल को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कौन करे, जो बीमा कंपनियां हैं। तो उससे क्या होगा कि किसानों की जो एक तरीके से नुकसान होता है, जो वो प्रेशर में आके आत्महत्या करते हैं, तो वो सब रुकेगा।
साथ ही साथ सरकार पे भी बहुत बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार को भी उस स्थिति में क्या है, बहुत ज्यादा पैकेज देना पड़ता है किसान राहत कोष के माध्यम से, कि भाई उनकी स्थिति दयनीय ना होने पाए। लेकिन अगर बीच में बीमा कंपनी आ जाती है तो सारी लायबिलिटी बीमा कंपनियों की रहेगी। तो वही इसमें प्रयास किया जा रहा है कि बीमा के माध्यम से कवर किया जाए किसानों को। फिर कृषि विविधीकरण के जरिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कर कृषकों की आय में वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब कृषि में भी जो फसल प्रोडक्शन है उसमें विविधता की बात की जा रही है। साथ ही साथ कृषि उपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु विपणन सुविधाओं का विकास करना, कि भाई अगर किसान जो है वो प्रोडक्शन किया, गेहूं का, चावल का, जो भी सब्जियों का, फल का, जो भी चीजों का प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन अगर वो अपनी चीजों को बेच नहीं पा रहा है, मंडी तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो क्या उसको उसकी कीमत मिलेगी? आज के 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले क्या है कि जो किसान होते थे, जैसे ही उनकी फसल कटती थी, जो बिचौलिया वर्ग होता था वो पहुंच जाता था, उनसे औने पौने दाम पे उनकी फसल ले लेता था। लेकिन अभी क्या है कि तमाम मंडियों की व्यवस्था हो गई है, एमएसपी की व्यवस्था हो गई है, और किसान इससे इससे जुड़ गए हैं, इसको जानने लगे हैं। वो क्या करते हैं, वो इन बिचौलियों को ना दे करके अब वो डायरेक्ट मंडी का रुख करते हैं, अपने उत्पादन को ले जा करके, और वहां जो है उसका वो बढ़िया कीमत पा रहे हैं। लेकिन ये अभी क्या है, ये अभी ग्रास रूट पे पहुंच नहीं पाया है। अभी ये जिले स्तर पे मंडियों की स्थापना हुई है। अगर इन मंडियों, इन विपणन संस्थानों की स्थापना अगर ब्लॉक स्तर पे कर दी जाए तो ये ज्यादा और कारगर भूमिका में आ सकते हैं। तो वही इसमें बताया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कृषकों की आय को दुगुना करने के उद्देश्य से वर्ष 2017 में कृषक समृद्धि आयोग का भी गठन किया गया है। ये देखिए, पीसीएस में पूछा भी था कि कृषक समृद्धि आयोग का गठन कब किया गया था, तो 2017 में। तो इसका जो मेन लक्ष्य क्या है कृषक समृद्धि आयोग का, वो वही है कि जो है कृषकों की आय को दुगना करने का प्रयास किया जाएगा इस आयोग के माध्यम से। ठीक है, आगे देखिए। ये देखिए, ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है। आप लोग इससे जरूर जुड़िए, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं उसका जो पीडीएफ है आपको यही मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप उत्तर लेखन कर रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि आपकी मार्किंग हो जाए, उसमें जो कमी हो, जो गलतियां हो वो बता दी जाए, तो आप बिल्कुल पीडीएफ बना के यहाँ भेजिए। आपके उत्तर की मार्किंग हो जाएगी, उसमें जो कमी रहेगा वो बता दिया जाएगा। तो आप इससे दोहरा लाभ ले सकते हैं। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, यहाँ जुड़िए। और ये आपके समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल है, आप लोग इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये आप ही का चैनल है और इसे आप ही को आगे बढ़ाना है। तो ठीक है, इसे आप देख लें। फिर कृषकों की आय बढ़ाने के समक्ष चुनौतियां। देखिए, प्रश्न का जो 2 डायमेंशन था, तो पहले डायमेंशन में आपने कवर कर दिया कि कृषकों की आय की वृद्धि के जो प्रयास है, वो 8 सूत्रीय प्रयास क्या थे वो आपने बता दिया। अब उन प्रयासों के तहत चुनौतियां क्या हैं भाई? प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है, बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल रही है, तो कुछ तो चुनौतियां होंगी, कुछ तो बाधाएं होंगी। तो वही बाधाएं आपको यहाँ बताना है। तो जो सबसे पहली बाधा है, जोतों का आकार छोटा होना, चकबंदी एवं हदबंदी कार्यक्रमों की विफलता। देखिए, ये पॉइंट वो लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। चकबंदी, हदबंदी, जोतों का आकार छोटा होना। जब मैंने भूमि सुधार का टॉपिक जो है उससे संबंधित जब क्वेश्चन कराया था, तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा होगा मेरा वो वीडियो, तो आप लोग जरूर देख ले, भूमि सुधार करके है। और वहां इसको मैंने डिटेल से बताया कि चकबंदी क्या होती है, हदबंदी क्या होती है। यहाँ इतना ही जान लीजिए कि भाई अगर आकार बहुत छोटा है जोतों का, तो वहां आप बहुत अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर सकते। दूसरी चीज, चकबंदी जो हदबंदी कार्यक्रम है वो भी विफल रही। तो एक तो सबसे बड़ी चुनौती ये है। और दूसरी जो चुनौती है, प्रदेश में भूमिहीन कृषकों की संख्या अधिक है, अतः भूमि धारक किसानों के साथ इनकी भी आय को बढ़ाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। अब इसको ऐसे समझिए कि यदि आप
एक गांव में 20 लोग हैं, तो 20 लोगों के में देखेंगे कि 5 लोगों के पास तो ठीक है, ठीक ठाक खेती है, लेकिन जो 15 लोग हैं उनके पास बहुत कम खेत है, मतलब इतना खेत है कि वो अपना जीवन यापन भी उससे नहीं कर सकते। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि जो बड़े भूमिधारी वर्ग है उनके लिए तो ठीक है, उनकी आय में वृद्धि करी जा सकती है, लेकिन जो छोटे या जिनके पास खेत बहुत कम है, तो उनकी आय को कैसे दुगना किया जाए, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो वही यहाँ चर्चा करना है। फिर अगले 5 वर्षों में यदि कृषकों की आय को दुगना करना है तो इस क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष लगभग 19% की वृद्धि दर प्राप्त करना होगा। देखिए, इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर 5 वर्षों में कृषकों की आय को दुगना करने का लक्ष्य यदि प्रदेश सरकार रख रही है, तो उसको जो है प्रतिवर्ष कृषक मतलब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में 19% की वृद्धि जो है उसको बना के रखने की जरूरत है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है कि प्रतिवर्ष 19% की जो ग्रोथ रेट है उसको बना के रखने की जरूरत है। तो वही इसमें कहा जा रहा है। फिर जो है प्रदेश में बंजर भूमि का विस्तार हो रहा है। लवणीय और क्षारीय भूमि के रूप में आप देख रहे होंगे कि सरकार तो बहुत सी योजनाओं के माध्यम से प्रयास कर रही है कि जो बंजर भूमि है उसको उपजाऊ भूमि में बदला जाए, लेकिन कुछ मानवीय गतिविधियों के कारण, कुछ अन्य गतिविधियों के कारण हो क्या रहा है कि जो बंजर भूमि है वो धीरे धीरे विस्तारित हो रही है, और वो एक बड़ी समस्या। भाई अगर हमारी उपजाऊ भूमि बंजर भूमि में तब्दील हो जाए तो पैदावार घट जाएगी, यदि पैदावार घट जाएगी तो किसानों की आय दुगना करने का जो हमारा लक्ष्य है वो तो प्रभावित होगा ही होगा। फिर अगला जो है कृषकों का भाग्यवादी दृष्टिकोण एवं नई तकनीक के प्रति उदासीनता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें। देखिए, कृषकों में अभी भी क्या है कि वो बहुत शिक्षित नहीं है और वो उन्नत कृषि से अभी उस तरीके से जुड़ नहीं पाए हैं। जैसे पंजाब हरियाणा ये सब के जो किसान हैं ये काफी डेवलप है, इनके पास काफी उन्नत तकनीक है, वो उन्नत बीजों का प्रयोग कर रहे हैं, उन्नत यंत्रों के माध्यम से जो अ, बहुत बड़ी श्रम शक्ति जहां वर्क करती थी वो तकनीक के माध्यम से उसको घटा करके बहुत कम है, मतलब एक तरीके से कास्ट कीमत जो है फसल प्रोडक्शन की वो बहुत कम कर लिए हैं इन सब चीजों के माध्यम से। लेकिन अभी भी हमारे उत्तर प्रदेश और विशेषकर जो पूर्वांचल है, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, तो यहाँ के जो किसान हैं वो अभी भी उसी परंपरागत रूप से प्रयास कर रहे हैं। उसमें ये प्रयास इनका ये है कि भाई यदि वर्षा हो गई, सूखा आ गया, बाढ़ आ गया, तो उसकी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, वो उसको देवता का देवी का वो मान ले रहे हैं कि प्रकोप है या उनकी इच्छा है, तो कहीं न कहीं उनका ये अंधविश्वास। और दूसरी चीज वो है कि वो अभी भी परंपरागत रूप से जो पैदावार कर रहे हैं उसमें फसलों में विविधीकरण नहीं ला पा रहे हैं, कि उनको ये नहीं पता है कि भाई किस स्तर पे हम जो है कौन सी फसल को कब बोएं, कितनी मात्रा में बोएं, और हर वर्ष मतलब फसल का जो पैटर्न है वो बदलते रहें। फिर जो है मृदा स्वास्थ्य परीक्षण की जो है, लेकिन आप अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, अपने गांव में आप जाके पूछ लीजिए अपने पटीदारी में या भाई भतीजा जो भी लोग कृषि के क्षेत्र से जुड़े हों, पूछ के आइए कि आपने कभी मिट्टी की जांच करवाई है कि भाई आपकी मिट्टी में कमी क्या है, आपकी मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है, तो कहेंगे ये क्या होता है। तो सोचिए कितनी बड़ी जो है वो विडंबना है कि उनको वास्तविकता अभी पता ही नहीं कि हमारी मिट्टी कैसी है, इसमें किस प्रकार के उर्वरक की आवश्यकता है, और इसमें कौन सी फसल बोने पर उसका प्रोडक्शन कैसे ज्यादा होगा। तो ये सब चीजें जो है वो अवेयरनेस की कमी है। तो आप दिखा दीजिए इसको, फिर आगे देखिए। क्षेत्रीय और संरचनात्मक विकास में अंतर, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति का अधिक प्रभाव, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बुंदेलखंड वाले क्षेत्र पीछे छूट गए। देखिए, कुछ तो गलती हमारे नीति नियंताओं से भी रही, क्योंकि भाई आप देखिए जो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो हरित क्रांति हुई उसका सर्वाधिक लाभ यहाँ के लोगों को मिला, जबकि ऐसा नहीं है। पूर्वांचल, बिहार, छत्तीसगढ़,
मध्य प्रदेश, यहाँ भी काफी उपजाऊ जमीनें थी, लेकिन उसका लाभ इन प्रदेशों को नहीं मिला। तो एक तरीके से जो विकास का पैटर्न है वो भी कुछ क्षेत्रों में सिमट के रह गया एग्रीकल्चर का। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि भाई उत्तर प्रदेश के साथ क्या है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो ठीक ठाक डेवलप हो गया, लेकिन जो हमारा पूर्वांचल है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, वो इस विकास में पीछे रह गया। और फिर आप जो है एक छोटा सा निष्कर्ष दे दीजिए कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि कृषकों की आय को दोगुना करना एक चुनौतीपूर्ण काम है। मतलब आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि दुगुना करना वाकई में चुनौतीपूर्ण काम है। और प्रदेश सरकार या देश सरकारें क्या घोषणा तो कर देती हैं वोट बैंक की इच्छा में कि हमारी सरकार बनेगी, हम दोगुना कर देंगे, लेकिन हकीकत में कितना कठिन काम है आप लोगों ने देखा ही। और किंतु यदि राज्य सरकार निश्चित लक्ष्यों का उचित क्रियान्वयन करे तो इसे प्राप्त किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में सकारात्मक प्रयास करती दिख रही है। मतलब आपको निष्कर्ष हमेशा थोड़ा सकारात्मक दिखाना है। और सही है, सरकारें ऐसा भी नहीं है कि वो हाथ पे हाथ धरी रह करके कुछ कर नहीं रही हैं कृषकों के लिए। भाई हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। भाई हमारी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो अगर ये तीनों क्षेत्र, और देखा जाए तो प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र एक दूसरे से तो बहुत ज्यादा संबंधित हैं। तो अगर इन तीनों क्षेत्र में किसी का भी विकास अगर नीचे रहता है तो हमारी पूरी जीडीपी को प्रभावित करता है। पूरी जो समावेशी विकास का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो धराशायी हो जाएगा। और कोई भी सरकार, कोई जागरूक सरकार तो ये कतई नहीं चाहेगी। इसलिए देखिएगा कि केंद्र स्तर पे हो चाहे राज्य स्तर पे हो, सरकारें प्रयास कर रही हैं और ईमानदारी से प्रयास कर रही हैं। और उसका प्रभाव भी दिख रहा है कि जो स्थिति आज के 20 साल पहले थी, आज के कृषकों की स्थिति काफी बेहतर हुई है। वो न केवल अपने फसलों का उचित मूल्य पा रहे हैं, बल्कि उनको सरकार के द्वारा बहुत सी सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं, नवीन मंडियों का निर्माण किया जा रहा है। तो ये सब सकारात्मक प्रयास हो रहे हैं। तो वही आप अपने निष्कर्ष में दिखा दीजिए कि भाई प्रदेश सरकार भी सकारात्मक प्रयास करती दिख रही है। तो आज का जो आपका प्रश्न था उसका उत्तर यहीं तक है। आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, उसको आप लोग देख लें। देखिए हमारा जो पिछला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि के कारणों का उल्लेख करें, इसे नियंत्रित करने के लिए राज्य की नई जनसंख्या नीति 2021 और 30 किस प्रकार सहायक होगी। यदि आप लोगों ने इस प्रश्न को नहीं देखा है तो देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैंने बहुत डिटेल से इसको कराया भी है। और ये आपके पीटी मेन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है। तो आप लोग इसे देखिए। और आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी ही नए प्रश्न के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।